औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर गुलाम अहद विद डॉक्टर अहद एकेडमी के साथ। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के रिजल्ट में कौन कौन से कंपाउंड्स हासिल होते हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी यूजेस क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखें कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जो टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी क्या है। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रक्टिव लफ्ज का मतलब है ब्रेक डाउन, यानी डिस्ट्रक्टिव मींस ब्रेक डाउन, किसी चीज का डिकम्पोज होना, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। और डिस्टिलेशन का मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, हीटिंग की बुनियाद पर या ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग किसी भी कंपाउंड की जो ब्रेक डाउन होती है, उस ब्रेक डाउन को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डिफिनीशन ये भी है कि वो प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिकम्पोजिशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन हो जाए तो इस किस्म की ब्रेक डाउन को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो वुड होंगे या कोक होंगे वगैरह वगैरह, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, उसकी डिकम्पोजिशन अगर वाकया हो जाए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या है, आइए हम चलते हैं डिफिनीशन की जानिब। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कोल in the absence of oxygen is called destructive distillation of coal। यानी वो प्रोसेस जिसमें कोल की ब्रेकडाउन होती है, और ये ब्रेकडाउन कोल की होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कोल की जो ब्रेकडाउन होती है उस ब्रेकडाउन को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डियर स्टूडेंट्स, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्यों होती है? वजह यह है कि अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाना चाहते हैं तो कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो जाए तो असल में जो बर्निंग है वो बर्निंग प्रोसेस यानी बर्निंग वाकया हो जाती है। इसलिए कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ताकि बर्निंग का जो पॉइंट है या बर्निंग का जो प्रोसेस है वो अमल असल में न हो जाए। तो इसी वजह से कोल की ब्रेक डाउन होती है या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के रिजल्ट में 4 फ्रैक्शंस हासिल होंगे, 4 किस्म की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल होंगे इन द रिजल्ट ऑफ कोल। रिजल्ट ऑफ कोल यानी कोल की जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद कौन कौन से फ्रैक्शन हासिल होंगे, वो फ्रैक्शन ये होंगे। नंबर 1 कोक हासिल होगा, कोक, उसके साथ नंबर 2 कोल टार हासिल होगा, इसके साथ अमोनिकल लिक्विड हासिल होगा और नंबर 4 कोल गैस हासिल होगा। अब अगर आपके साथ या हम ये समझे कि फर्ज करें यहां पर 1 टन कोल है और 1 टन कोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर आप करवाए तो 1 टन कोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल होगा तकरीबन 700 किलोग्राम कोक हासिल होगा। इसके साथ
100 लीटर कोल्टार हासिल होगा। क्योंकि कोल्टार लिक्विड फॉर्म में होता है इसलिए इसको हमने लीटर से जाहिर किया। नंबर 3, अमानिकर लिक्विड हासिल होगा तकरीबन 50 लीटर। 50 लीटर अमानिकर लिक्विड हासिल होगा। इसके साथ साथ कोलगेस तकरीबन 400 मीटर क्यूब हासिल होगा। तो ये 4 किस्म के डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल होंगे। अगर आप इसमें देखें तो इसमें कोक की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, यानी इसकी जो कंसंट्रेशन है वो अगर आप इन तीनों के साथ कंपेयर करें तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब इन 4 फ्रैक्शन में हम एक एक को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो फ्रैक्शन है वो है कोक। कोक क्या है? कोक असल में ग्रे हार्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये ग्रे हार्ड फॉर्म में मौजूद होता है तो मतलब ये है कि ये सॉलिड फॉर्म में होता है। कोक असल में सॉलिड फॉर्म में मौजूद होगा और इस सॉलिड फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं CS से। C का मतलब है कोक और S का मतलब है सॉलिड। डियर स्टूडेंट्स, वो प्रोसेस जिसके तहत कोक हासिल होता है उस प्रोसेस को कहते हैं कोकिंग। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग कोक कॉल्ड कोकिंग। और जब कोक की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है तो जब कोक की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उस वक्त जो फ्रैक्शन हासिल होता है उस फ्रैक्शन को कहते हैं कोक। अब कोक की कंपोजिशन क्या है? ये याद रखिए कि कोक की कंपोजिशन ये है कि कोक में 2 किस्म के कंटेंट होते हैं। एक कंटेंट है मेजर कंटेंट और दूसरा कंटेंट है माइनर कंटेंट। मेजर कंटेंट मुश्तमिल होता है कार्बन पर और जो माइनर कंटेंट है उसमें हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन मौजूद होता है। इसके बाद अब हम चलते हैं यूजेस ऑफ कोक। कोक की बहुत ज्यादा यूजेस है। इस टॉपिक में मैं चंद यूजेस का जिक्र करूंगा। सबसे पहला यूज ये है कि कोक यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस की जो प्रिपरेशन होती है, जो तैयारी होती है, उस प्रिपरेशन में कोक इस्तेमाल होता है। जिस तरह अगर आप देखें वाटर गैस का फार्मूला क्या है? H2+CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये किस तरह तैयार होता है? जब वाटर के साथ H2O के साथ कार्बन रिएक्शन करता है तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा? इसके रिजल्ट में बनेगा H2+CO यानी मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड व्हिच इज कॉल्ड वाटर गैस। दूसरा यूज क्या है? दूसरा यूज ये है कि कोक यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जब ये इस्तेमाल होता है तो कोक को यूज किया जाता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। यानी मेटल की जो एक्सट्रैक्शन होती है उसकी ओर से, तो उस वक्त जो है ना कोक इस्तेमाल होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जिस तरह मेटल की एक्सट्रैक्शन किस तरह होती है? सपोज मेरे साथ एक एग्जांपल है कि Fe2O5 आयरन पेंटा ऑक्साइड। आयरन पेंटा ऑक्साइड क्या है? ये एक ओर है और इस ओर में आयरन मौजूद है। क्योंकि आयरन मेटल है और हम इस आयरन को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसकी एक्सट्रैक्शन करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कोक इस्तेमाल करेंगे। जब कोक आयरन पेंटा ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके रिजल्ट में हासिल होगा आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब आयरन यहां पर क्या है? ये एक मेटल है और ये मेटल असल में कोक के जरिए हासिल हुआ। तो यहां पर
इसको हमने इस्तेमाल किया, यूज किया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कोक यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। इसके बाद जो तीसरा यूज है वो ये है कि कोक को इंडस्ट्रीज लेवल पर और घरों में यानी होम्स में बर्निंग के पर्पस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम चलते हैं फ्रैक्शन नंबर 2 जो कि है कोल्टार। कोल्टार क्या है? ये कोल की दूसरा बाई प्रोडक्ट है और कोल्टार असल में लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। यहां जब कोल्टार को अगर हम स्टडी करें तो ये बात ज़हन में रखें कि तकरीबन कोल्टार के अंदर 10,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। यानी कोल्टार असल में मुश्तमिल है या कोल्टार के अंदर 10,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। और ये भी एक पॉइंट ज़हन में रखें कि इन 10,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिर्फ 50% वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो नॉन है। ओनली 50% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन, बाकी जो 50% है वो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब जो 50% ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस तरह मैंने लिखा भी है कि मिनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तकरीबन 10,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोल्टार में मौजूद है और इस 10,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड में 50% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी तक नोन है, बाकी 50% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अननोन है। अब इस 50% ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नोन है, इसमें बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी 50% यानी कोल्टार से किस तरह हासिल होगा, उसके लिए एक प्रोसेस होती है और वो प्रोसेस कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन स्टूडेंट्स क्या है? वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर किसी भी मिक्सचर में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जब हासिल होता है तो उसी प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी द प्रोसेस इन विच organic compounds obtained on the basis of their boiling point is called fractional distillation. अब जब कोल्टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाए तो उसके रिजल्ट में कौन कौन से कंपाउंड हासिल होगा? जिस तरह मैंने कहा कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है कोल्टार के अंदर। चंद का मैं जिक्र करूंगा, मसलन बेंजीन, टॉलिन, ज़ाइलीन, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, पेनेंथ्रीन वगैरह वगैरह, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हासिल होता है कोल्टार से। फॉर एग्जांपल बेंजीन, टॉलिन, ज़ाइलीन, एंथ्रासीन, नेप्थलीन वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं कोल्टार। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जो फ्रैक्शन नंबर 3 हासिल होता है कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, उसी फ्रैक्शनल या वो फ्रैक्शन क्या है? वो है अमोनिकल लीकर। अमोनिकल लीकर क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिकल लीकर और अमोनिकल लीकर का दूसरा नाम है एक्वियस अमोनिया या इसको अमोनिया वाटर भी कहते हैं। अब अमोनिकल लीकर की कंपोजिशन क्या है? अमोनिकल लीकर की कंपोजिशन ये है कि अमोनिकल लीकर असल में 4 कंपोनेंट से बना है। वो 4 कंपोनेंट्स क्या है? नंबर 1 वो है अमोनिया Na3, जो सेकंड कंपोनेंट है वो है NH4 आयन यानी अमोनियम आयन, नंबर 3 सल्फर और नंबर 4 फास्फोरस। इन तीनों से असल में अमोनिकल लीकर जो है ना, अमोनिकल लीकर इज आल्सो कॉल्ड अ बाई प्रोडक्ट। ये बाई प्रोडक्ट भी है। बाई प्रोडक्ट क्या है? बाई प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स के अलावा हासिल हो, प्राइमरी प्रोडक्ट्स के अलावा हासिल हो,
उसी प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स के अलावा हासिल होते हैं उसी प्रोडक्ट को कहते हैं बाई प्रोडक्ट्स, या बाई प्रोडक्ट्स को कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। तो ये जितने भी फ्रैक्शंस है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के रिजल्ट पे हासिल होता है और इसी प्रोडक्ट्स को कहते हैं बाई प्रोडक्ट। अमोनिकल लीक्वर की यूजेस क्या है? अमोनिकल लीक्वर की जो कंपोनेंट्स है या अमोनिकल जो लीक्वर है, ये इस्तेमाल होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर। जितने भी फर्टिलाइजर तैयार होते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सुपर फास्फेट, इन फर्टिलाइजर की जो तैयारी है, जो इस्तेमाल है, इसमें असल में अमोनिकल लीक्वर की जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं। फ्रैक्शन नंबर 4 क्या है? वो है कोल गैस। कोल गैस को टाउन गैस भी कहते हैं, और टाउन गैस इसको इसलिए कहते हैं कि ये पाइप के जरिए इसकी तरसील होती है, तो इसको टाउन गैस भी कहा जाता है। टाउन गैस का फार्मूला है H2 plus CO, यानी a mixture of hydrogen and carbon monoxide is called टाउन गैस। और टाउन गैस की कंपोजिशन क्या है? इसकी कंपोजिशन ये है कि टाउन गैस असल में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और इथाइलिन पर मुश्तमिल होता है। अब इसी हाइड्रोजन में 50% ये जो कोल गैस है इसमें 50% हाइड्रोजन मौजूद होता है, 10% कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होता है, 35% इसमें मीथेन होते हैं और 5% इसमें इथाइलिन होता है। तो ये कंपोनेंट असल में क्या है? ये यानी इसी कंपोनेंट से असल में कोल गैस बनता है। तो ये है मुख्तलिफ फ्रैक्शन, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जिसको आज हमने स्टडी किया, जिसमें नंबर 1 कोक था, नंबर 2 कोल ठार था, नंबर 3 अमोनिकल लीक्वर था और नंबर 4 कोल गैस था। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।